वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर हाजिर हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो आपके सामने हैं। एक एक करके करते हैं शुरू। आज की पहली खबर है, महाकुंभ के कारण पिछड़ेगी यूपी बोर्ड परीक्षा मार्च में होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक रहेगा स्नान पर्व। संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का असर यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन पर भी पड़ेगा। महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री के विशेष फोकस तथा देश विदेश में किए जा रहे प्रचार प्रसार को देखते हुए यूपी बोर्ड इस बार महाकुंभ के बाद परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है। शासन और बोर्ड स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि ना तो बोर्ड परीक्षा से महाकुंभ के आयोजन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और ना ही महाकुंभ के आयोजन से बोर्ड परीक्षा में व्यवधान आए। ऐसे में मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद यानी मार्च में बोर्ड परीक्षा के आयोजन की योजना तैयार की गई है। पिछले 5 वर्ष में 2022 को छोड़कर अन्य वर्षों में यह परीक्षा फरवरी माह में ही प्रारंभ हुई है। आगे है, यूपी पीएससी केंद्र निर्धारण से बड़ी चुनौती होगी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा। केंद्रों पर ताला के साथ कोड लॉक वाले बॉक्स में भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। पेपर छापने और पहुंचाने के लिए महज अब 36 दिन बचे हैं। आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तारीख क्योंकि 22 दिसंबर तय की है। परीक्षा केंद्रों के चयन की चुनौती तलाश शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन के सामने परीक्षा केंद्रों के चयन की चुनौती खड़ी हो गई है। लंबी कवायद के बाद प्रयागराज में मानक के अनुसार करीब 60 केंद्रों की तलाश पूरी हो गई थी और इसी तरह अन्य जिलों में भी तलाश की जा रही है। आरओ प्री कराने की मांग आई है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक शिफ्ट में कराने की मांग अब जारी हो गई है। छात्रों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने एक ही दिन परीक्षा कराने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन इससे केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की चुनौती होगी। अब आयोग को शहर से बाहर केंद्र बनाने पड़ेंगे। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का दायरा भी बढ़ेगा। आगे है बिहार पटना से खबर। दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में 81.42% शिक्षक सफल हो चुके हैं। जिन 7 विषयों की पुनर्परीक्षा हुई उनके परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। पहले चरण की सक्षमता परीक्षा में 94.37 शिक्षक अभ्यर्थी हुए थे सफल। पुनर्परीक्षा का परिणाम भी इसी महीने के अंत तक जारी करेगा बिहार बोर्ड। और अभ्यर्थी इसमें अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.bscbsamta.com पर जाकर आवेदन संख्या और जन्मतिथि अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं। स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए 23 से 26 अगस्त तक द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन। आगे खबर है, यूपी बोर्ड से 15 से 20 विद्यालयों के लिए बना दिया एक परीक्षा केंद्र। राजकीय इंटर कॉलेज में 1544 छात्र आवंटित। यूपी बोर्ड को बढ़ानी पड़ेगी अब की बार केंद्रों की संख्या। शारीरिक विकास पर असर डाल सकता है ज्यादा मोबाइल देखना। बच्चे ना रोएं इसके लिए लोग आजकल उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, लेकिन इसका कितना गलत प्रभाव उन पर पड़ सकता है वह यह सोच भी नहीं सकते। चूहों पर किए गए एक शोध में पता चला है कि लंबे समय तक स्मार्टफोन या टैबलेट से निकलने वाली ब्लू लाइट के संपर्क में रहने से हड्डियों की वृद्धि तेज हो जाती है और हड्डियों की उम्र बढ़ जाती है, जिससे समय से पहले यौवन आने की संभावना बढ़ जाती है। दिल्ली में देश का पहला महिला बस डिपो शुरू हो चुका है। कर्मचारियों ने मांगे उठाई हैं। परिवहन मंत्री ने सरोजनी नगर बस डिपो का नाम सखी बस डिपो के रूप में किया है उद्घाटन। महिला चालकों के लिए सरकार ने किए हैं कई काम। खबर है, दिल्ली में देश की पहली महिला बस डिपो शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को बस को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। यह बस डिपो पूरी तरह से महिला कर्मियों को समर्पित है। इसका नाम सखी बस डिपो रखा गया है। उद्घाटन के दौरान डिपो में कार्यरत महिला कर्मियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका कहना था कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन कर रही महिला कर्मियों की मांग है कि उनके लिए समान काम समान वेतन लागू किया जाए। महिला कर्मियों ने बताया कि उन्हें किलोमीटर के हिसाब से वेतन मिलता है, जबकि यह गलत है। इससे इन्हें महीने में सिर्फ 18,000 के करीब ही मिल पाते हैं। ऐसे में उनका घर का खर्चा चलना मुश्किल है। वेतन फिक्स किया जाए। 2 साल से अधिक समय में कर्मी अपनी मांग कर रहे हैं। आगे बेटियों ने किया उलटफेर। बहुत ही खुशी देने वाली खबर है। ओलंपिक उप विजेता चीन को हराया है। हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की 3-0 की जीत के साथ सेमीफाइनल में संगीता, सलीमा, दीपिका के गोल आ चुके हैं और भारत की लगातार ये चौथी जीत हो चुकी है। भारत ने शनिवार को राजगीर में हुआ था ये मैच। यहाँ मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 3-0 से हराकर उलटफेर करते हुए महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी जो ट्रॉफी टूर्नामेंट है इसके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और बड़ा अचीवमेंट है दीपिका कुमारी के लिए। 7 गोल कर चुकी हैं अब तक स्ट्राइकर दीपिका कुमारी। आदेश आ चुका है। एक हृदय विदारक घटना हो गई है कल।
और इसके लिए झांसी अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। मृतक बच्चों के परिजनों को 7 लाख की मदद की सरकार से घोषणा कर दी गई है। झांसी की बात है, झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में हुई अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच के लिए शासन ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण किंजल सिंह की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। समिति मामले की छानबीन के साथ भविष्य में इस तरह के हादसे रोकने के लिए 7 दिनों में सिफारिश सौंपेंगी। वहीं उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जी शनिवार सुबह झांसी पहुंचे। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए 3 स्तरीय जांच के आदेश दिए। घटना के बाद से 6 बच्चों का पता ही नहीं है। वहीं 3 बच्चों के शव इस कदर जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक नवजात के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घटना को हृदय विदारक बताते हुए मृतक बच्चों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद की भी घोषणा की है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को रात लगी भीषण आग में 10 नवजात जिंदा जल गए थे। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा चुका है। 9:07 पर बंद हो जाएंगे मंदिर के कपाट। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़े श्रद्धालु। भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए रविवार रात को बंद किए जाएंगे। इस पल का गवाह बनने के लिए शनिवार शाम तक 10,000 से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान स्वर्ण मुकुट और हीरे का तिलक धारण किए भगवान बद्री विशाल का शनिवार सुबह से फूलों का श्रृंगार किया गया। कोविड के मृतक आश्रितों को नौकरी जल्द। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी। ऐसे कर्मियों के बकाये का भुगतान किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान मरे सरकारी कर्मियों के बचे हुए आश्रितों को नौकरी देने में आनाकानी करने वाले विभागों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में पूरी रिपोर्ट विभागवार तलब की है। विभागों से पूछा गया है कि उनके यहाँ कितने सरकारी कर्मियों की मौत हुई है और उनके कितने आश्रितों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है। आश्रितों को नौकरी न देने वाले विभागों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। मुख्य सचिव के इस पत्र के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। क्रिकेट से मायूसी वाली खबर आ रही है। प्रैक्टिस के दौरान गिल के अंगूठे में हुआ फ्रैक्चर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए पर्थ में प्रैक्टिस कर रही थी भारतीय टीम। पर्थ में 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। पर्थ में प्रैक्टिस कर रही भारतीय टीम के प्लेयर शुभमन गिल के अंगूठे में नेट प्रैक्टिस के दौरान चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया, जिससे वो लगभग पर्थ टेस्ट से बाहर हो गए। हालांकि एक राहत की बड़ी खबर है कि रोहित शर्मा पहले मैच से मौजूद रह सकते हैं। वहीं फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी भी ऑस्ट्रेलिया टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा और शमी एक साथ ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। फील्डिंग में भी लग चुकी है चोट। रिपोर्ट के मुताबिक गिल को सैटरडे को पर्थ में मैच सिमुलेशन के दौरान स्लिप में फील्डिंग करते समय उंगली में चोट लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक गिल की उंगली पर चोट लगने के कारण अब वो पर्थ में नहीं खेलेंगे। उनका कहना है कि अभी जल्दबाजी होगी इस बारे में बात करना। मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए रखे हुए है। 2-3 दिनों के बाद फैसला लिया जाएगा। तो असली कारण फील्डिंग में चोट लगना है। फील्डिंग में उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ आज का न्यूज़ सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आप तक ये मॉर्निंग रूटीन की जो खबरें हैं डेली पहुँचती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।